मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को लेकर कौन सी गुड न्यूज दी है? भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की नई सरकार को कौन से मुद्दे के ऊपर जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा है? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इजराइल ने भारत को क्या समर्थन दिया है? और भारत बुद्धा रेलिक्स को चाइना के कौन से पड़ोसी देश में भेज रहा है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। यूएस गवर्नमेंट ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की भारत यात्रा की अनाउंसमेंट कर दी है। खास बात यह है कि यूएस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग मार्को रूबियो भारत में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इसका मतलब यह है कि इस महीने के एंड में चारों क्वाड देशों के विदेश मंत्री भारत में मीटिंग करने के लिए आएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा 3 दिन की होगी। 24 मई को इनका ये टूर स्टार्ट होगा और 26 मई को ये विजिट कंक्लूड हो जाएगी। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, उसके बाद से मार्को रूबियो पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 26 मई को ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग और जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु ये भी भारत में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। और क्वाड जो पिछले 2 सालों से इनएक्टिव पड़ा है, वो भी वापस से एक्टिव होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में जो इलीगल बांग्लादेशी यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके रिपाट्रिएशन में बांग्लादेश की सरकार हमारे साथ कोऑपरेट करे। रिपाट्रिएशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उसके अपने देश, उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां का वो नागरिक होता है, वहां पर वापस भेजने की प्रक्रिया। यानी भारत सरकार ने बांग्लादेश से कहा है कि उनके जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनको वापस लेने की प्रक्रिया में बांग्लादेश की सरकार हमारे साथ सहयोग करे और मिलकर काम करे। इसके आगे भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के काम को स्पीड अप करेगी, उसमें तेजी लाएगी। होता क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके अपने देश भेजने का जो लीगल तरीका होता है, उसमें सामने वाले देश को लोगों की लिस्ट भेजी जाती है और कहा जाता है कि वो आइडेंटिफिकेशन करके कंफर्म करके बताए कि ये उन्हीं के देश के नागरिक हैं और उनको वापस ले ले। जिसके बाद सामने वाला देश नेशनैलिटी वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद लीगल तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये एक कोर इशू है और अभी भी 2862 केसेस बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग पड़े हुए हैं। भारत ने बांग्लादेश की सरकार को 2862 लोगों की एक लिस्ट भेजी है और कहा है कि इनकी नेशनैलिटी कंफर्म की जाए और वापस बांग्लादेश लिया जाए। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट बनने के बाद ये पहली बार है जब भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर बांग्लादेश की नई तारिक रहमान गवर्नमेंट को कहा है कि वो अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करे। और ये स्टेटमेंट इशू करके मोदी सरकार ने एक तरह से अपनी इंटेंशंस को भी क्लियर कर दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है, उसके ऊपर भारत सरकार काफी सीरियस है और नई गवर्नमेंट को भी हमारे साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना होगा। बांग्लादेश से एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो रूलिंग गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू करके वेस्ट बंगाल इलेक्शंस जीतने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। अब ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस लेने के लिए भारत ने स्टेटमेंट इशू की है, इस पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है, हम वो भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल कंप्लीट हो गया है और भारत में ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। भारतीय सेना ने तो आज एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की, जिसमें इंडियन आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, इंडियन एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और इंडियन नेवी से वाइस एडमायरल एन प्रमोद सर, ये तीनों शामिल हुए थे। अगेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि कैसे सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है, कैसे सेना ने ऑपरेशंस कंडक्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया था और फ्यूचर में ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार बैठी है। इन सब के बारे में पिछले कल बताया गया। खास बात यह है कि सेना के ऑफिसर्स ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें पाकिस्तान के अलावा 2 और देशों के नाम लिया गया है और वो थे टर्की और चाइना। ऑफिसर्स ने फिर से पॉइंट आउट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की और चाइना ये दोनों पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए सामने आए थे और भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बीच किसी न किसी लेवल के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान की मदद जरूर की थी। ये अगेन प्रूव करता है कि भारतीय सेना एटलीस्ट इस बात को इग्नोर नहीं कर रही है कि न सिर्फ चाइना बल्कि टर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। अब इसमें इजराइल का क्या एंगल है? दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजहर ने भी अपनी एक पुरानी स्टेटमेंट को दोहराते हुए कहा है कि इजराइल भारत के अपनी सुरक्षा करने के अधिकार का सपोर्ट करता है। आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि बेगुनाह लोगों के खिलाफ घिनौने हमले करने के बाद उनके लिए छुपने की कोई भी जगह नहीं बचेगी।
यानी भारत भी ऑपरेशन सिंदूर करेगा और इजराइल भी अपने खिलाफ हमला करने वाले आतंकवादियों को ऐसे ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेगा। ये कहना है इजराइल के भारत में एम्बेसडर का। इजराइल की बस यही बात है जो हमको पसंद आती है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कारगिल युद्ध, इजराइल हमेशा भारत का साथ देता है, जबकि ईरान हमेशा चुपचाप बैठता है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक देश चुनना पड़े जो किसी भी सिचुएशन में हमेशा भारत का साथ देगा, तो वो कौन सा देश होगा? इजराइल, रशिया या फिर फ्रांस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही भारतीय सेना, भारत सरकार, बीजेपी पार्टी और हमारी मेन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी के ऊपर अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कांग्रेस पार्टी की, जिसको इवन पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार पाकिस्तान को आइसोलेट करने में फेल हो गई है, यानी कि हम पाकिस्तान को दुनिया के बाकी देशों से अलग थलग नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा है कि हम अपनी सेना की अचीवमेंट्स को सैल्यूट करते हैं, लेकिन सीज फायर की अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से की गई थी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अनाउंसमेंट की थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम हमले की तुलना मुंबई हमलों के साथ करते हुए कहा कि मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने में सफलता पाई थी, लेकिन ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार की हैंडलिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं। वैसे ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल भी आइसोलेटेड नहीं है। खासकर ईरान वॉर के बाद जब से पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है, दलाली का काम पाकिस्तान काफी अच्छे से कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम कंपैरिजन करें तो मुंबई और पहलगाम हमलों की तुलना के ऊपर आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ने इसको अच्छे से हैंडल किया था? बीजेपी गवर्नमेंट ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने मुंबई अटैक्स को किया था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बायलैटरल और मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट्स के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी करके कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल मैचेस और सीरीज आगे भी बंद रहेंगी। ना भारत पाकिस्तान जाकर खेलेगा और ना पाकिस्तान को भारत में बायलैटरल सीरीज के लिए आमंत्रण किया जाएगा। लेकिन जब बात इंटरनेशनल इवेंट्स की आती है जिनमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या फिर एशियन गेम्स, अगर उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा हो तो फिर हम पाकिस्तान को नहीं रोकेंगे और पाकिस्तान के प्लेयर्स भारत आकर अपने मैचेस खेल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने आखिरकार इस समय ऑपरेशन सिंदूर की जो फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है उस समय ये स्टेटमेंट क्यों दी है? मसला ये है कि भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है और 2036 ओलंपिक्स और 2038 की जो एशियन गेम्स होंगी उसको होस्ट करने के लिए बिड कर रहा है। एंड भारत को होस्टिंग राइट्स देने से पहले ये कंडीशन रखी गई है कि भारत पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी पार्टिसिपेट करने देगा। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अधिकारी अहमदाबाद आने वाले हैं ताकि वो भारत की बिड को इवैल्यूएट करें। इसलिए उन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि भारत की सरकार और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके ये क्लैरिफिकेशन दे दे। इसके साथ ही ओलंपिक्स काउंसिल ने भारत से कहा है कि भारत की सरकार हर एक देश के स्पोर्ट्स पर्सन, टीम ऑफिशियल्स, टेक्निकल पर्सनल्स और इंटरनेशनल फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स के लिए अपने वीजा को सिंप्लीफाई करे, उन्हें मल्टी एंट्री वीजा प्रोवाइड किया जाए, वो भी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। डिमांड है कि टेन्योर के हिसाब से 5 साल तक का वीजा दिया जाए और सेम इसी तरह से हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स और जो पाकिस्तान के टीम ऑफिशियल्स होंगे उनको भी समय के ऊपर वीजा इशू करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को भारत में प्रिपरेशन करने का समय मिले। अब ये कुछ शर्तें हैं जो भारत को माननी पड़ेगी, वरना भारत को ओलंपिक गेम्स या फिर इस तरह के जो मल्टीनेशनल इवेंट होते हैं उनको होस्ट करने के राइट नहीं मिलेंगे। इसी चक्कर में भारत सरकार ने एक बार फिर से सफाई पेश की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मंगोलिया को लेकर, जो चाइना का पड़ोसी देश है, एंड इनके साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत सरकार ने एक और कदम उठाया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने मई महीने के आखिरी हफ्ते में बुद्धा रेलिक्स को मंगोलिया भेजने का फैसला किया है, जहां पर मंगोलिया की गवर्नमेंट और वहां के लोग बुद्धा रेलिक्स का भव्य स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं। मंगोलिया के अंदर बुद्धिज्म वहां पर सबसे बड़ा रिलीजन है। 52% पॉपुलेशन वहां पर बुद्धिस्ट है, 40% पॉपुलेशन किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती है और 3% मुस्लिम्स हैं। पिछले साल अक्टूबर 2025 में जब मंगोलियन प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे, उस समय इन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि बुद्धा रेलिक्स को इनके देश भी भेजा जाए और अब इसकी अनाउंसमेंट भारत सरकार ने कर ली है। बुद्धा रेलिक्स को जब भी ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जाती है। फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ही फुल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स के साथ भेजा जाता है, क्योंकि ये बुद्धा रेलिक्स न सिर्फ बुद्ध धर्म फॉलो करने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि भारत की सरकार की रिलीजियस डिप्लोमेसी में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज के साथ पीपल टू पीपल टाइज को मजबूत करने के लिए भारत सरकार इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती रहती है।
वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्धा रेलिक्स का मतलब होता है भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई असली पवित्र चीजें, जैसे कि उनकी अस्थि के टुकड़े, उनके बाल या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें। बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये रेलिक्स बहुत ही सेक्रेड और पवित्र माने जाते हैं। इनको आमतौर के ऊपर स्तूपास या फिर मोनेस्ट्रीज में रखा जाता है और वहां पर लोग उनका दर्शन करने और पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन सॉफ्ट डिप्लोमेसी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत बुद्धा रेलिक्स को दूसरी कंट्रीज में भेजता रहता है ताकि वहां के बुद्धिस्ट लोग भी जो भारत नहीं आ पाते हैं वो बुद्धा रेलिक्स के दर्शन कर पाएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।